नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम KSE 100 इंडेक्स को दोबारा और गौर से देखने के लिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा हमसाया मुल्क चाइना, वहां पे एवरग्रांड का जो एक पोटेंशियल डिफॉल्ट है जिसका इम्पैक्ट हमें पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में फील हो रहा है, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग की जो मिनट्स आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की मईशत पे क्या असरात आएंगे, पाक रुपये पे क्या असरात आएंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट्स। ना फिर स्टॉक मार्केट्स में हम सबसे पहले PSX देख लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज मार्केट के अंदर एक अजीब सा हिजानी कैफियत सी नजर आई। मार्केट ऊपर जाती है, 300 पॉइंट ऊपर जाती है और फिर ना जाने ऐसी क्या वजह होती है कि मार्केट स्लोली बट ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ जाती है और क्लोज होने से कुछ देर पहले क्लिफ हैंगर होता है, यानी कि जिस तरह छलांग लगा दी दरिया के अंदर। यानी कि बस वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद आज इन्वेस्टर्स अपने आप को डुबो के जानबूझ के डुबो कर जाएंगे। मार्केट के अंदर इतनी खतरनाक किस्म की पैनिक सेलिंग देखी गई है कि रिसेंट पास्ट में इसकी एग्जांपल्स नजर नहीं आती। हमसे एतराफ़ किया जाता है कि हम इस मार्केट जो कि तकरीबन अपनी हायर एंड लोअर रेंज के दरमियान 1000 पॉइंट्स गिरी है, हमें ही कहा जाता है कि आप इसको सुर्ख दरिया, लाल आंधी ना कहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर 1000 पॉइंट्स इवेपोरेट हो गए हैं, उड़ गए हैं। यू नेवर नो उनका क्या हुआ, यानी कि कोई वजह हो ना, वजह हो। मिसाल के तौर पे क्या पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर इतने बुरे हो गए कि हम सोमालिया की हमारी पोजीशन हो गई खुदा ना ख्वाफ्ता, या कोई हम पे कोई अटैक होने जा रहा है, या इन्फ्लेशन का नंबर यूके की कुछ पॉइंट्स की तरह एक क्वार्टर में जो 70% हुई है, क्या कनाडा में जो इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ गया उस तरह की इन्फ्लेशन आ गई है, या अमेरिका के अंदर बेरोजगारी जिस तरह बढ़ गई है पाकिस्तान में भी उस तरह बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हो गया है कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो श्रिंक कर जाएगा, या पाक रुपी जो है वो तकरीबन 250-300 रुपए के लेवल्स को क्रॉस करके चला गया। आखिर हुआ क्या है? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या हमारी हुकूमती इदारे जो हैं या ऐवान जो है वहां पे कोई हलचल हुई है? हुआ क्या है? नाज़रीन, मेरा अपना पर्सनल व्यू है और मैं जब से BND कर रहा हूं, मैं तब से इस बात को बहुत अच्छे तरीके के साथ समझता भी और आपको कन्वे भी करता हूं। मुन्ना भाई आज प्ले कर गए। आज जितने भी मुन्ना भाई थे सब ने प्ले किया। दे हैव फेल्ड PSX। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है। मुझे तो एक दफ़ा यह भी कहा गया था कि इनके बारे में बात ही नहीं करनी, इनका नाम नहीं लेना। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज की जो पैनिक सेलिंग उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या वो है जिसने उसके स्टॉक्स रखे, वो जो उसको मशवरा देता है कि ये कर लो? आज का जिम्मेदार कौन है? मुझे बस ये बता दें कि मार्केट के अंदर तकरीबन 380 स्क्राइब्स में से 90 पॉजिटिव और 250 नेगेटिव है। इस पैनिक सेलिंग के दौरान भी कुछ पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये आप गौर करें कि मार्केट का वॉल्यूम कितना है। KSE 100 इंडेक्स के अंदर सिर्फ 130 मिलियन है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स समझदार थे, जो इन्वेस्टर्स जो इस मार्केट को अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके बिहेवियर को जानते हैं और कुछ तवक्कल भी रखते हैं, उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने पैनिक सेलिंग नहीं की। KSE 100 इंडेक्स के अंदर 130 मिलियन शेयर्स ने 1000 पॉइंट्स इवेपोरेट कर दिए। आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये वॉल्यूम बढ़ जाता तो उसका क्या हालात होते। क्या अब इन्वेस्टर्स तो ये सोच रहा है, जो नया इन्वेस्टर, मिसाल के तौर पे कुछ इन्वेस्टर्स नए हैं जो RDA से आ रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स वो हैं जो रिसेंट पास्ट में जो इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें एजुकेट किया जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे PSX को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट का कैसे ये एक अच्छा एवेन्यू बना सकते हैं। उसके बाद जो नया इंडिविजुअल आया है, मुझे यह बताएं कि वो क्या सोचता होगा जिसने 15 दिन पहले मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा और आज मार्केट जो है तकरीबन 3 से 4 हजार पॉइंट से नीचे आ चुकी है। ये वही मार्केट है जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि मार्केट दिसंबर तक रिकवरी करेगी और 50,000 को पॉइंट करके 53 या 55,000 तक चली जाएगी।
यानी कि आज जो 130 मिलियन शेयर बिके हैं, जो पैनिक सेलिंग हुई है, इसका मतलब तो यह है कि वो लोग तो गए, उनमें से तो अक्सर नए लोग हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर आरडीए की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो क्या ये एक अच्छा मैसेज आ रहा है? क्या लोग पैसा लगाएंगे? लोग, आप खुद सोचें कि कौन ऐसा शख्स होगा जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से पैसा निकाल के पीएफएक्स में लगाएगा और 15 दिन में 3 से 4 हजार पॉइंट्स इवेपोरेट हो जाता है और उसका नुकसान हो जाता है। मार्केट के अंदर आप गौर करें, एकदम जो क्लिफ हैंगर नजर आया है, ये एक अजीब सी सिचुएशन नजर आई है, एकदम धड़ाम से गिर गई और कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर बुरा नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बड़ी अच्छी बात की, ग्रोथ रेट की बात की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी को इंशाल्लाह हम अपने सेकंड सेगमेंट में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज पीएफएक्स के बारे में अगर मैं ये कहूं कि मुन्ना भाई हैव फेल्ड पीएफएक्स, ये गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं हमारे हमसाया मुल्क चाइना में क्या हो रहा है। चाइना के अंदर एवरग्रांड, जो कि उनकी सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी कंपनी है, वो तकरीबन पोटेंशियल डिफॉल्ट जो कि इक्विवेलेंट है 305 अरब डॉलर के, उसने पूरी दुनिया की खासतौर पर जो प्रॉपर्टी इंडेक्सेस है उसको शूक ऑफ कर दिया है। सब इस वक्त सख्ते के अंदर है। होने क्या वाला है? बहरहाल आज कुछ पॉजिटिव खबरें उस तरफ से आई जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर 1, वॉल स्ट्रीट के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिस तरह कल हमने बात की थी कि चाइना यूएस फाइनेंशियल राउंड टेबल हुई है, वहां पर बात हुई है, वहां पे वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर भी मौजूद थे, वहां पे वो चाइनीज इन्वेस्टर भी मौजूद थे जो कि अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और अमेरिकन भी मौजूद थे जो चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अक्सर ये 3.5 घंटा मीटिंग रही और आज हम देख रहे हैं कि उसका पॉजिटिव नतीजा क्या है कि आज चाइना की जो स्टॉक मार्केट, खासतौर पर शंघाई कॉम्पोजिट और हांगकांग का जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है, तकरीबन 7% बढ़ा है। कॉन्फिडेंस को बहाल करने की कोशिश की गई है। हमने देखा कि आज इस एवरग्रांड की वजह से आज अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक और इवेंट यूएस के अंदर होने जा रहा है जो कि कल होगा और कल बहुत इंपॉर्टेंट यूएस फेड रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हो रही है जिसमें देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से वो क्या फैसला करते हैं और नंबर 2 कि वो स्टिमुलस के हवाले से क्या टाइमलाइन देते हैं। तो मार्केट के अंदर आज खासतौर पे यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी और एशिया की जो खासतौर पे जो यूएस की जो फ्यूचर्स हैं उनमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। हालांकि आज चाइना के साथ साथ जो एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो भी बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई हैं, जहां पर टैक्स स्टॉक्स ने भी सहारा दिया और हांगकांग को प्रॉपर्टी सेक्टर ने सहारा दिया। अब हम एवरग्रांड के बारे में थोड़ी सी बात को कंटिन्यू करते हैं। एवरग्रांड के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये लेमन ब्रदर्स नहीं है, यानी कि 2007-8 के अंदर जो इकोनॉमिक क्रंच आया था या क्रेडिट क्रंच आया था या मॉर्गेज बबल की वजह से जो इकोनॉमी तबाह हो गई थी, फट गई थी इकोनॉमी, ये एवरग्रांड लेमन ब्रदर्स की तरह नहीं है। और बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि शायद बीजिंग इंटरवीन करे और बेल आउट करे। यही वजह कि आज मार्केट्स पॉजिटिव नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ एक और सेंटीमेंट ये आ रहा है कि शायद बीजिंग डायरेक्टली इंटरवीन ना करे क्योंकि कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। तो यह हो सकता है कि एवरग्रांड को ब्रेकअप कर दिया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या लाइबिलिटीज जो हैं उनको शेयर कर लिया जाए। लेट्स सी हाउ इट गोस, लेकिन हम इसको ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे और आपको इन्फॉर्म भी रखेंगे। सेगमेंट को खत्म करने से पहले मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि आज पीएफएक्स में मुन्ना भाई ने अपना किरदार नेगेटिवली निभाया। नंबर 2, एवरग्रांड की तरफ से पॉजिटिव खबर आई है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। ना फिर फॉरेक्स में हम सबसे पहले पाक रुपए वर्सेस यूएस डॉलर की पैरिटी की बात कर लेते हैं। आज पाक रुपये तकरीबन 20 पैसा एप्रिशिएट हुआ है और तकरीबन 168.52 के लेवल्स पर है अगेंस्ट यूएस डॉलर। और अगर हम बात करें कि कल जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पाक रुपये की डेप्रिसिएशन को रोकना है। उन्होंने चेन बताई है। चेन हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं, हम इसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं ना फ्रेंड। हुआ ये कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से ग्रोथ देखी जा रही है और स्टेट बैंक के मुताबिक ये जो ग्रोथ है इट इज मोर देन एक्सपेक्टेशंस। जब एक्सपेक्टेशन से बढ़ गई है तो कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड भी बढ़ गई, इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ। अनफॉर्चुनेटली
जो इंटरनेशनल स्पॉट प्राइसेस हैं, खासतौर पे जो फूड कमोडिटीज़ हैं, केमिकल कमोडिटीज़ हैं और पेट्रोलियम कमोडिटीज़ हैं, इन सब की प्राइसेस में इजाफा देखा गया। हुआ क्या, पाकिस्तान का प्रीशियस एक्सचेकर जो है वो हमें बाहर देना पड़ा, डेट पेमेंट्स सेट असाइड। हम ये देख रहे हैं कि पैसा बाहर जा रहा है तो उसमें डॉलर की वजह से डिमांड में इजाफा हुआ। दूसरा, जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान हो रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट है। बहुत से डॉलर जो हैं वो आते जाते हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन हमने फिर वही बात की थी कि दे आर नॉट मोर देन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, दे आर काइंड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके एक बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पाक रुपये की जो डिप्रिसिएशन है उसको या तो रोका जाए और पाक रुपये की कदर में इजाफा किया जाए। ये मकसद था। तो मकसद उनका पूरा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वक्त लगेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इस महीने का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कैसा रहेगा। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये वाला तो थोड़ा सा पिछले महीने के मुकाबले में शायद कम हो जाए, मगर अगला महीना इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, नवंबर इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगला क्वार्टर है इसके जो नतीजे हमें नजर आएंगे। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा, और वो ये है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया है और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि महंगाई की शरह बढ़ रही है। तो इसी तरह जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जो बैंकिंग प्रॉफिट्स हैं, वो भी बढ़ने चाहिए क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, प्रॉफिट्स कम हैं। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक कॉशियस अप्रोच ली गई है। हम इसको ये कह सकते हैं, जिस तरह दूसरे एनालिस्ट भी कह रहे हैं, दैट्स इट्स काइंड ऑफ एन अकोमोडेटिव अप्रोच एंड इट्स ऑल्सो अहेड ऑफ टाइम। अगर 6 महीने के बाद ये अमल किया जाता तो हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाता, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो चुका होता, पाक रुपये और डेप्रिशिएट हो गया होता। तो हमें ये देखना है कि क्या हमने टाइमली डिसीजन लिया। एब्सोल्युटली, इट इज अहेड ऑफ टाइम, इट्स अ वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब हम बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स की। यूएस डॉलर इंडेक्स आज हमें थोड़ा सा डामाडोल नजर आया है अगेंस्ट यूरो, उसने लूज किया, लेकिन बास्केट ऑफ करेंसीज खासतौर पर इमर्जिंग मार्केट्स की जो बास्केट है उसके अगेंस्ट उसने अभी भी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखा हुआ है और स्ट्रांग नजर आ रहा है। 93.4 के करीब यूएस डॉलर इंडेक्स है। कल के मुकाबले में अभी तक तकरीबन 18 बेसिस पॉइंट्स का फर्क पड़ा ना। फिर अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। ना फिर कमोडिटीज को हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। ऑयल के अंदर हमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, तेल की कीमत दोबारा $75 के करीब जाती हुई नजर आ रही, मगर सितंबर 24 का जो इवेंट है उसको आपने अपने जहन नशी रखना है। और क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि एक हिस्टोरिक इवेंट होने के लिए जा रहा है कि चाइना अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है उनको ऑक्शन करने के लिए जा रहा है और ये एक नई प्रैक्टिस होगी। फिर होगा, हम अपने प्रोग्राम के अंदर ये भी देखेंगे कि उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितने। लेट्स सी हाउ इट गोस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है नाज़रीन, वो ये है कि पाकिस्तान में अब ये गुफ्तगू होने लग गई है कि तेल की कीमत अब बहुत वॉलेटिलिटी का शिकार हो गई, गैस प्राइसेस भी फोर हो रही हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़नी चाहिए? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? एब्सोल्युटली करना चाहिए। नाज़रीन देखिए, 2 एरियाज ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को खास तवज्जो देनी है। एक तो ऑयल स्टोरेज या हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी को इतना इन्हेंस करना कि अगर इस तरह की इवेंट्स होते हैं तो हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को यूटिलाइज करें, पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। और नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोकेमिकल्स के प्लांट्स आने चाहिए। ये इंटीग्रेटेड इकोनॉमी हो जाएगी, ये एक सर्कुलर इकोनॉमी हो जाएगी। वो कैसे? तेल आएगा, तेल रिफाइन होगा, उससे पेट्रोकेमिकल्स भी निकलेंगे, आपका केरोसिन निकलता है और मतलब बहुत सारे डेरिवेटिव्स निकलते हैं। हम बहुत से पेट्रोकेमिकल बाहर से मंगवाते हैं। अभी भी हमारा जो केमिकल का सेगमेंट है 7 से 8 अरब डॉलर, बल्कि शायद तो 10 अरब डॉलर हमें कॉस्ट करेगा इस साल। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आज अप्रोच लेते हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी आ रही है, आई होप सो कि वो प्रोजेक्ट आगे चले, उसकी खबरें नहीं है, बिल्कुल स्टॉल हुई भी वो बात। तो क्या होना चाहिए कि अगर रिफाइनरी आती है तो केमिकल कैपेसिटी भी पाकिस्तान की इंप्रूव होगी, पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट एक्सचेकर जो है वो भी बचेगा और हमारे जो ऑयल के या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो भी इंप्रूव होंगे। तो हमें दोनों प्लान्स रखने, सऊदी अरेबिया की जो रिफाइनरी उसको आने भी देना और कतार के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं उनको भी साथ लेके चलना, क्योंकि आने वाले
10 सालों में पाकिस्तान का जीडीपी एक्सपैंड होगा इंशाल्लाह। स्टेट बैंक ने कल ही कहा है कि जो भी हमारी जो नेबरहुड में हालात चल रहे, खास तौर पर अफगानिस्तान का जो इशू है और हमें जो साउथ चाइना सी पे थोड़ी टसल नज़र आ रही है और जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, पाकिस्तान की ग्रोथ इंशाल्लाह फिर भी 4 से 5% होगी, जो कि मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है, हाइपर नहीं है। तो दिस इज गुड। इसलिए पाकिस्तान को स्टोरेज कैपेसिटीज की तरफ जाना चाहिए। नंबर 2, लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। यूएस डॉलर इंडेक्स 18 बेसिस पॉइंट्स नीचे हुए है। आज हमें गोल्ड में जरा सी अप्रिसिएशन नजर आई है, मगर जो कल का इवेंट है यानी कि यूएस फेड रिजर्व की जो मीटिंग होने के लिए जा रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, नंबर 2 बॉन्ड परचेज के हवाले से जो स्टिमुलस पैकेजेस हैं उसकी टाइमलाइन क्या होगी। तो आज हमें गोल्ड थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आया। लेट्स सी हाउ इट गोज नवीन, एंड आल्सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नवीन, आज हमने डिस्कस किया मुन्ना भाई का शर्मनाक किरदार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, एवरग्रैंड की खुशखबरी एवरग्रैंड की तरफ से आते हुए वो डिस्कस किया। फिर हमने पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, पेट्रोकेमिकल्स की प्रोटेक्शन, उस हवाले से बात की। पाक रुपये में एप्रिसिएशन हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग की मिनट्स की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो आज हमने जो डिस्कशन की है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। आई होप आपने इसको पसंद किया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए फैक्ट, फिगर्स एंड नंबर्स के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसान इकबाल को इजाज़त दीजिए। आप लोग बहुत सा ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग बिज़नेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।